Today's topic is bond parameters. Bond parameters. So bond के अलग अलग पैरामीटर्स क्या है देखते हैं. Different bond parameters क्या है. The first one is bond order. Bond length. Bond enthalpy. Bond angle. There are 4 bond parameters: bond order, bond length, bond enthalpy, and bond angle. Let's see one by one. इनको एक करके देखते हैं क्या है. पहले बस मीनिंग समझते हैं और उसके बाद फिर इनके रिलेशन देखते हैं. फिर उसके बाद इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं. First is bond order. What is bond order? The number of bonds between two atoms is called. दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर. वेरी सिंपल. दो एटम के बीच में जोश में अनुरोध है. The number of bonds between two atoms called as bond order. Bond length. The internuclear distance between two atoms is called bond. हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ते देखा इसको हमने. दो एटम के न्यूक्लियस से न्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन देख. रिलेशन बिटवीन दिस बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ. दोनों का आपस में किस प्रकार का संबंध. बताओ बॉन्ड मतलब क्या बताया मैंने आपको. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड. आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. व्हाट इज बॉन्ड. Force of attraction. Force of attraction. Bond is force of attraction. Bond force of attraction. जब मैं बोलता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं बोलता हूँ दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है. अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं. और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा. ये बढ़ेगा. अगर दो एटम के बीच में बोलता हूँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं मतलब क्या बढ़ रहा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा. घटेगा. घटेगा सर.
अगर डिस्टेंस घट गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज। Increase. घटेगा। Yes, sir. उसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है। क्यों समझ में आया ना आपको? Yes, sir. You got the reason. Yeah. That means bond order, I can say, is inversely proportional to bond length. There is a relation. Why? Write down. As the bond order increases, the force of attraction between the atoms also increases. The force of attraction between the atoms also increases. And thereby decreasing the internuclear distance between them, and thereby decreasing the internuclear distance between them. As a result, bond length decreases. As a result, bond length also. Hence, bond order is inversely proportional to bond length. Done, everyone? Yes, sir. Yeah. Third bond parameter is bond enthalpy. एंथैल्पी मतलब मैंने क्या बताया था आपको थर्ड चैप्टर के अंदर? एनर्जी, है ना? Energy. So you can also see it as bond energy. The amount of energy required to break one mole of bonds is called the amount of energy required to break one mole of bonds is called as bond enthalpy या bond energy. एक मोल बॉन्ड्स, एक बॉन्ड के बारे में बात नहीं करते हैं, एक मोल के बारे में बात करते हैं. एक मोल बॉन्ड, बिकॉज भी जो बॉन्ड एनर्जी होता है इज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल बताते हैं. तो एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इसके बारे में, एडिशन की बात करते हुए समझाया था. इसको और क्या बोल सकते हैं? आप जानते हैं जितना एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. So I can also define it as the amount of energy released during the formation of one mole of bonds. You can define either way. Is it clear? Let's see relation between bond order and bond enthalpy. बताइए, जैसे बॉन्ड्स बढ़ेंगे, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा.
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो लोगों के बीच में बढ़ जाएगा, क्या उन दोनों को अलग करना मुश्किल होगा, आसान होगा? मुश्किल होगा। उसका मतलब उनको अलग करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अधिक लगेगा, कम लगेगा? जितना दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उनको अलग करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी कम सप्लाई करना पड़ेगा, अधिक सप्लाई करना पड़ेगा? अधिक सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर की बढ़ने से रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगा। दैट मींस ऑर्डर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। As the bond order increases, the force of attraction between the atom also increases. So it becomes difficult to break the bond, and hence we require more amount of energy to break the bond. So bond enthalpy increases as the bond order increases. These two are directly proportional to each other. Is the concept clear? Yes, sir. If you talk about relation between bond length and bond enthalpy, क्या बोलेंगे? Inversely proportional. Inverse. हाँ, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा ना। जितना बॉन्ड का लेंथ बढ़ता जाएगा उतना तोड़ना आसान होता है। इजी हो जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, कम लगेगा। तो वी कैन से बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। As the bond length increases, it is easier to break the bond. So bond enthalpy decreases. Done? Yes, sir. The fourth parameter is bond angle. तो बाकी तीनों से कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन, या अकेला अलग है, सेपरेट। What is bond angle? The angle between two adjacent bonds in a molecule is called bond. दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल, उसी मॉलिक्यूल के, सेम मॉलिक्यूल। जैसे ये से वाटर मॉलिक्यूल, दिस वाटर मॉलिक्यूल, दो OH बॉन्ड है, इन दोनों के बीच के एंगल जो होगा उसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल ऑफ H2। ये बस मीनिंग है, इस सब का डेफिनेशन रिलेशन है ना। एग्जाम में डेफिनेशन आने वाला, रिलेशन आने वाला है, ये बस समझने के लिए। जो आने वाला है वो तो भाई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और बातें जानना आवश्यक। अब वो सब चीजें देखते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ, ये तीनों आपस में कनेक्टेड। जब आगे पढ़ने वाले डिफरेंट टॉपिक थीरीज पढ़ने वाले हैं, उसके आधार पे हम सिर्फ बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। अपने पास बॉन्ड एंगल मतलब कितना ये निकाल नहीं सकते हैं, परंतु बॉन्ड एंगल हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों कंपेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थीरीज जो भी अलग अलग चीजें हैं हम कर लेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी हमारे कुछ भी नहीं है, परंतु क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी के रिलेशन देखा ना बॉन्ड ऑर्डर के साथ, तो हमारा हमने बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बना लिया है ना, ऑर्डर बना लिया बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, तो फिर बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ भी हो जाएगा। जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस होगा
वही सीक्वेंस बॉन्ड एंथैल्पी का भी होगा, बराबर है कि नहीं? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा सबसे तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। अगर वही एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में तो भी हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर ही, और जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस उसका एग्जैक्टली उल्टा कर दे तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऐसे हम इरेस्पेक्टिव जो भी बॉन्ड पैरामीटर दिए हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल निकल टेक्निक्स बताना चाहिए। और टेक्निक समझाने से पहले कुछ और टॉपिक्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। So we'll come back to these topics again after few more topics. बॉन्ड एंगल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आप एक और कहानी के लिए तैयार है? यस सर। Yes, sir. केमिस्ट्री की एक और कहानी अब शुरुआत सर होगी। जर्मन में बता दीजिए, कहानी नहीं चाहिए। क्या बोले? सर आप जर्मन जापानीज किसी भी भाषा में बता दोगे चलेगा, लेकिन कहानी नहीं चाहिए। जर्मन जापानीज तो मुझे आता कहानी नहीं। बताओ सर। नहीं कहानी बताओ सर, ये बोलता रहता है। हाँ, अच्छा सर, बोलो बताता कितने लोगों को रहता है। कहानी बकबक के करता रहता है, ये कहानी सुनाओ। अच्छा आप मुझे एक काम करिए, मैं मेजोरिटी लेता हूँ, कितने लोगों को टेक्निकल केमिस्ट्री में समझाऊं और कितने लोगों को लगता है कि कहानी के रूप में समझाऊं? सर कितने पहले कहानी कहानी में- वाला बोल लो। नहीं पहले कहानी के लिए एंड मेजोरिटी देखेंगे ना यार, भारत में तो मेजोरिटी ऊपर चलता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इस टॉपिक को मैं कहानी के रूप में समझाऊं? ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து 11 13 14 15 मेजोरिटी इज फॉर। देखिए इसका डायरेक्टली शॉर्टकट भी है, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक को समझना टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कोई आधार उसका अभी तक नहीं है प्रॉपर्ली समझने के लिए। सिंपली इसका जो है लॉजिकली हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, पर आपको समझना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली है क्या, तो फिर आपको समझाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। अच्छा जनरली हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन? ये वर्ड सुना है आपने पहले? नो सर। हाँ नहीं सर, सुना है। सुना आपने, केमिस्ट्री में सुना नहीं होगा, परंतु रियल लाइफ में आप देखते हैं ना, बोलते नहीं कि हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड जैसे ये एक गधा को लिया और एक घोड़े को लिया, बना लिया हाइब्रिड, क्या बनता है? म्यूल, है ना? क्या बोलते हैं हिंदी में? केचर, केचर, केचरी, क्या जो भी है, सर केचर, खच्चर कचर, सर, खच्चर। हाँ खच्चर। कचर, कचर केचर जो भी म्यूल बोलते हैं ना, गधा प्लस घोड़ा, वो हाइब्रिड है। वैसे आजकल हाइब्रिड गाय भी है जिसको आप जर्सी गाय बोलते हैं, है ना? तो ऐसे हाइब्रिड कोई फ्लावर प्लांट्स होते हैं, ये सब हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी के अंदर करते हैं हम, राइट? हाइब्रिड्स बनाते हैं। आज हर जगह हाइब्रिड ही मिलता है, मैक्सिमम चीजें हाइब्रिड, टमाटर, मेनी थिंग्स। सो उसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ वैसा ही फंडा, उसको ध्यान में रखो तो समझना आसान जाएगा। वैसा ही कुछ दो अलग अलग लोग साथ में आए कुछ नया बनाएंगे। अब यहाँ किसके हाइब्रिडाइजेशन होता है? या ऑर्बिटल्स का होता है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन का कारण क्या है? ये कारण समझने के लिए आपको कहानी सुनना पड़ेगा। केमिस्ट्री कहानियां जो है ना बहुत मीनिंगफुल होते हैं, लेसन गिविंग टू योर लाइफ ऑल्सो। तो कहानी एक कार्बन की है, ये कहानी एक कार्बन की है। यू नो कार्बन? यस सर। यस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, डेटा देखते हैं इसका, डेटा एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,4 या फिर 1s2 2s2 2p2। इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p। 2 इज आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये 2s है, ये 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ कार्बन। ध्यान से देखिए उस चीज को आप। अब बताइए
कार्बन के आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ आप जानते हैं कि हर एक एलिमेंट जो होता है पीरियडिक टेबल में क्या चाहता है? हर एक एलिमेंट पीरियडिक टेबल में क्या चाहता है? स्टेबल हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। दैट इज द ड्रीम ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट यही सपना देखता है कि मेरा जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए। तो कार्बन ने भी सपना देखा, कोई दिक्कत है? कार्बन का भी सपना है कि मेरा भी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हो जाए, मेरा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब बोलने में बहुत सिंपल है, कार्बन 4 बॉन्ड बना ले, है ना? 4 बॉन्ड तो बना लो, 4 बॉन्ड तुमने बनाया तो हो जाएगा, है ना? बना देते हैं हम 4 बॉन्ड, HHH मीथेन बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बोलना और हम पढ़ना बहुत सिंपल है, पर कार्बन के लिए करना उतना सिंपल नहीं था। बिकॉज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? क्या पढ़ा हमने भाई? कंसेप्ट समझ लो आप। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या था? यू नीड ए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। Yes, sir. Covalent bond is formed by overlapping of 2 half filled orbitals. तो कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तब जाके 4, पर वैसा कंडीशन अवेलेबल है क्या? देखो क्या कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है क्या? ध्यान देखिए, कॉन्फ़िगरेशन देखो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है कि नहीं? यस और नो? है सर। है सर, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। You able to hear? But I'm not able to hear you. दिख रहा है क्या आपको? उसके आउटरमोस्ट शेल में एक 2s है और एक 2p है, 2 सब शेल है। 2s का जो ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल दोनों पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से, और 2p के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। हाफ फील्ड मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑर्बिटल के अंदर, उसको हाफ फील्ड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल्ली फील्ड बोलेंगे, 1 भी नहीं है तो एम्प्टी बोलेंगे। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 ऑर्बिटल्स है 2s 2p के, और उसमें एक फुल्ली फील्ड है, एक एम्प्टी है और 2 हाफ फील्ड है। परंतु 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसको चाहिए था 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो क्या कार्बन को, can any one of you give solution to carbon? How can it form 4 covalent bonds? Because to form covalent bonds it needs 4 half filled orbitals. Adarsh is raising hand. You want to say something? Do you want to suggest carbon something? How it can form 4 covalent bonds? Sameer? सर 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p के लास्ट ऑर्बिटल में डाल दीजिए। अच्छा, अतर वो बोल रहा है सर, एक मेरे को नहीं, कार्बन को बोल रहा है। कार्बन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और 2s में जो है ना, उसको 2p के अंदर डाल दो। कितना आसानी से बोल दिया इसने, है ना? अच्छा सोल्यूशन है। अथर्व ने सोल्यूशन दिया, पर अब प्रॉब्लम क्या है? अपना अथर्व ने सोल्यूशन दे दिया कार्बन। अब कार्बन ने बोला ठीक, अच्छा आइडिया है। अब कार्बन ने रिक्वेस्ट किया किसको? जो इलेक्ट्रॉन उसके 2s में थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको रिक्वेस्ट किया, क्या आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हो? या हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, यस बोलेगा, नो बोलेगा? देखिए, पूरा स्टोरी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स है। स्टोरी को कम और कंसेप्ट को अधिक ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने चाहे या नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा सर। नहीं चाहेगा, नहीं नहीं चाहेगा, है ना? क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि 2s एनर्जी क्या कम होता है ना, एनर्जी ऑफ 2s इज लेसर देन 2p। यू रिमेंबर n+l रूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर? यस सर। n+l रूल के मुताबिक एनर्जी ऑफ 2s इज लेसर देन एनर्जी ऑफ 2p। और आपको उदाहरण याद होगा, हमने क्या एग्जांपल दिया था आपको एनर्जी के लिए? क्लासरूम, फर्स्ट रो कैंडल, सेकंड रो लकड़ियां जलाया था, थर्ड रो में
याद है। Yes, है sir. ना? Yes. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हुए फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, मान लीजिए जहाँ कैंडल लाइट नीचे, वहां से उसको बोल रहे हो वहां पे जाओ जहाँ पे आग लगी हुई है, जाएगा वो बोलेगा क्या बलि वगैरह समझ के रखा है क्या? हाँ, कार्बन तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी बैंड बजा रहे हो, मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, आई विल नॉट गो। इलेक्ट्रॉन ने सरासर मना कर दिया। अतर्व तुम्हारा आइडिया अच्छा था, पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहता है। और कार्बन तो भी एक ऑनेस्ट सिंसियर बनता है, फोर्स भी नहीं करता है। तो कार्बन बहुत परेशान था। एक ही सोल्यूशन था जो अतर्व ने दिया, और कोई सोल्यूशन उसके पास नहीं है, पर ये करना उतना आसान नहीं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट करना मतलब अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो कार्बन जो है बहुत परेशान था। कार्बन एक बार क्या हुआ, गया चर्च में। कहाँ गया? चर्च में। सी फॉर कार्बन, सी फॉर चर्च। उसने सुना पावर ऑफ प्रेयर के बारे में, कि प्रार्थनाएं करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। तो चर्च में भगवान के सामने घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा था, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस दिन मैं भी वहीं पे था। Even I was there, same place. मैं भी चर्च गया था। जाता हूँ कभी चर्च, जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। So when I was in church, कार्बन was praying. मैंने देखा कार्बन को, उसके आंख में आंसू, दीनहीन परिस्थिति को देख के दया आई मुझे। मैंने पूछा कार्बन से, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है? बताया उसने प्रॉब्लम अपना। फिर एज यूजुअल आप जानते हैं मैं लोगों को गाइड करता हूँ बराबर। फिर मैंने कुछ आइडिया दिया उसको, मैंने उसको आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया बताऊंगा नहीं। कार्बन क्या करता देखिए, मैंने बोला देखो मेरा आइडियाज होते हैं ना, वो डिफिकल्ट होते हैं, मेरा तरीका गाइडेंस सभी डिफिकल्ट लगते हैं, अनयूजुअल लगते हैं, परंतु अगर आप फॉलो कर सकते हो तो सक्सेस 100% गारंटी होता है। कार्बन ने बस कितना तकलीफ क्यों ना हो, मैं पालन करूंगा, आई विल बी योर स्टूडेंट। ओके, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको बताता हूँ। उसको बता दिया मैंने सोल्यूशन। अब कार्बन गया घर पे, और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन को अपने घर पे इनवाइट किया, ये बोलकर कि भाई आज मेरे घर पे, आज मैं अपना ऑक्टेट करूंगा और तुमको बनाऊंगा डुप्लेट। बिकॉज हर एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पहले से ही क्वालिफाइड है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, एक ही सब शेल होता है, और एक ही ऑर्बिटल होता है, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, और उस एस ऑर्बिटल के अंदर जो है उस एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑलरेडी उसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इट इज ऑलरेडी क्वालिफाइड टू फॉर्म अ बॉन्ड। वो किसी से ही बॉन्ड बना सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं। पर कार्बन ने बोला मेरे पास आओ, हम बनाते हैं बॉन्ड। 4 लोगों को बुला लिया। अब यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स कार्बन के रिलेटिव फ्रेंड्स है, वो सब बोले बेवकूफी कर रहे हो तुम हाइड्रोजन को जानते नहीं हो। अगर तुमने इन्विटेशन दिया और उसका डुप्लेट पूरा नहीं किया तो बहुत मारेगा तुम, सब मिलकर बहुत मारेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब है वो, खतरनाक है। और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 4 लोगों क्यों बुला रहे हो तुम? कार्बन ने किसी का ना सुनी, उसको अपने गुरु पे पूरा विश्वास था। आपकी सुनी सर। हाँ, मैं गुरु हूँ ना उसका, गुरु पे पूरा विश्वास था। तो रिलेटिव फ्रेंड सब ने बोलने के बाद भी सुना नहीं, हाइड्रोजन आ गया और सब उस दिन इकट्ठा हो गए। कार्बन क्या करने वाला है, आज बैंड बजेगी उस। और इतनी ऑडियंस वहां पे देखने के लिए आए थे, कार्बन के मित्र रिलेटिव्स, वो सभी कोस रहे थे ये मूर्ख कार्बन, मार्क आएगा आज। और बोला पता नहीं किसने गाइडेंस किया इसको, वही मूर्ख होगा कोई तो, मुझे ही बोल रहे थे बहुत। पर कार्बन को विश्वास था। अब 4 हाइड्रोजन, देखिए ध्यानपूर्वक अभी हाइब्रिडेशन कैसे होता है, हाइब्रिडेशन क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए अब 4 हाइड्रोजन अपने अपने जो है इलेक्ट्रॉन के साथ नजदीक आ रहे हैं कार्बन के। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? मैं ये वर्ड Yes, sir. इस्तेमाल करने वाला था अभी, पर आपको No, पता है sir. कि इसकी मीनिंग क्या नो सर। नो सर। है।
यस तो सर। जैसे मान लो कि एटम है, कोई बात नहीं, एक भी नो है तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन। एक एटम के बीच में क्या न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, और चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऐसे, है ना। सो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते एक्चुअली में, दे मूव एलिप्टिकली लाइक दिस, रैंडमली घूमते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली घूमते हैं ना, इट फॉर्म्स ए क्लाउड काइंड ऑफ, ये जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट फॉर्म्स ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हर एक एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन्स ही जो घूम रहे हैं रैंडमली घूम रहे हैं ना, इट अपीयर्स ए क्लाउड, एज इफ सब जगह पे इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट घूम रहे हो। तो ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस एटम का, ठीक है ना। तो हर एक एटम के तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते ही है ना शेल में, तो हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो हम ऐसे टेक्निकली यूज करते हैं वर्ड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ये हाइड्रोजन के और कार्बन का भी होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब ये हाइड्रोजन नजदीक आएंगे, क्या ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इनके रिपल्शन होगा, क्या अट्रैक्शन होगा? यस सर, सर रिपल्शन होगा। रिपल्शन। पल्शन। और जब भी रिपल्शन होता है, याद रखिए, जब भी रिपल्शन हो केमिस्ट्री के अंदर, थ्रू आउट केमिस्ट्री, जब भी इसके बारे में बात करेंगे हम रिपल्शन के बारे में, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वेयर वी टॉक रिपल्शन, जब भी इस मॉलिक्यूल में रिपल्शन होता है तो वहां पे एनर्जी क्रिएट होता है। रिपल्शन के बढ़ने से क्या बढ़े, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी के बढ़ने से क्या बढ़ता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, we discussed in the previous classes, lower is the energy, higher is the stability। यस सर। बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। एनर्जी क्यों बढ़ता है, रिपल्शन से बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, जब चारों हाइड्रोजन नजदीक कार्बन के आते हैं तो रिपल्शन बहुत बढ़ रहा है, बहुत रिपल्शन हो रहा है, 4 हाइड्रोजन रिपल्शन हो रहा है, एनर्जी बहुत मात्रा में बढ़ रहा है। अब लोग बोलते देखो बेवकूफ, देख कार्बन को देखो, ये गया अपने लिए एनर्जी घटाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, पर वो क्या रहा है, हम सर को पता था, नालायक, इसको समझाया था बहुत हमने, ऐसा नहीं करने, सर वॉइस अटक रही है। ये अनस्टेबल हो रहा है, एनर्जी इसका बढ़ रहा है ना, एनर्जी इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सर पर अब कार्बन ने क्या किया, हाँ शिवम, सर वॉइस अटक रही है आपकी बहुत। नॉट ऑडिबल टू मी। सर आपकी वॉइस अटक और रही है। आवाज ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब लोग कोस रहे हैं उसको, तब भी कार्बन ने हिम्मत नहीं हारा। क्यों, गुरु पे विश्वास था उसको, गुरु के आदेशों पे, सजेशन पे 100% फेथ था। अब कार्बन ने क्या किया, अब मेरा आइडिया काम करेगा, देखो मैंने क्या आइडिया दिया उसके पास s ऑर्बिटल था और p ऑर्बिटल्स थे, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ ना जाने का रीजन क्या था, कि यहाँ पे कम है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, तो उसको लगता है कम से अधिक में क्यों जाऊं, स्टेबिलिटी घट जाएगी। अब मैंने क्या बोला उसको, जो तुम्हारे पास s ऑर्बिटल है और जो 3 p ऑर्बिटल्स है, इन सबको मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करो। पर उसके लिए क्या एनर्जी लगता है ना, दैट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मिक्स द ऑर्बिटल्स। ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को ही हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करने के लिए रिक्वायर्स एनर्जी। तो जब जो ये हाइड्रोजन नजदीक आ रहे हैं, क्या और एनर्जी बढ़ रही है ना, ये बढ़ती हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन ने इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 4 ऑर्बिटल्स को नए ऑर्बिटल्स का निर्माण किया। These are called hybrid orbitals. These are called hybrid orbitals. इनको बोलते हैं sp3 hybrid orbitals। क्यों, क्योंकि इसमें ये बनाने के लिए एक s और 3 p का इस्तेमाल किया गया है। एक s ऑर्बिटल और 3 p का इस्तेमाल किया, इसका नाम पड़ा sp3 hybrid orbital।
तो S ऐसा होता है एंड P इज लाइक दिस। इसको मिक्स किया तो कैसा मिला आपको? एक साइड छोटा होगा, एक साइड बड़ा होगा, मतलब ये S कैरेक्टर जैसा है, S जैसा कैरेक्टर, और ये P जैसा, इसका हाइब्रिड है ना। तो अब बताओ जो नए ऑर्बिटल्स 4 तैयार हुए हैं, चारों सेम ऑर्बिटल्स है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इन चारों का एनर्जी कैसा होगा? सेम 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 होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले ऐसा था, अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो के इन दोनों का आपस में जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं कम करना ये है आवाज sp3 कम हाइब्रिड कर। ऑर्बिटल्स। बाहर तब क्योंकि चारों का हेडफोन एनर्जी के अंदर सेम है घुस तो गया। आप आराम से जो है 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स निर्माण हो गए ना। अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स निर्माण हो गए हैं। अब 4 हाइड्रोजन के साथ वो अब नंसी का हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन हैज अचीव्ड इट्स गोल। अब लोग क्या बोल रहे हैं बताओ? हमको पता था कार्बन ऐसा जरूर करेगा, हमको पूरा विश्वास था अपने बेटे के ऊपर, है ना, बेटी के ऊपर। पहले क्या बोल रहे थे? पलटी की तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुमसे सब नहीं हो सकता है ना, मूर्खता मत करो, है ना, ये सब मत करो। दोस्त बोल रहे थे, रिलेटिव्स बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं? हमको पता। ये जीवन ऐसा ही है। शुरुआत में लोग डिस्करेज करते हैं, जब किसी प्रकार से हम मेहनत करके ऊपर उठ जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमको पता था ये ऐसा करेगा। ये सर भी अच्छे सर है, जिसने गाइडेंस की वो भी मस्त सर है, हमको पता था सर अच्छे हैं, फेमस सर है, हाँ गाइडेंस भी सही है। अब बोल रहे हैं समझ ऐसा ही है जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कहानी से क्या समझ में आया आप? सर गुरु पर कॉन्सेप्ट पूरा विश्वास होना चाहिए। सर कॉन्सेप्ट समझ आया। सबसे पहले समझना चाहिए वो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है समझ में आना चाहिए, यस सर। टेक्निकल मुद्दा। और हाँ सर। जीवन का लेसन क्या सीखना चाहिए? कभी कभी गुरु ऐसे गाइडेंस करते हैं जो हो सकता है कि बाकी लोगों के दिमाग में बैठे नहीं, लॉजिकल दिमाग के अंदर फिट ना हो। अगर गुरु एक्सपीरियंस्ड हो तो उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तजुर्बा जो है हमारे लॉजिक के बियॉन्ड होता है बहुत बार, और आम जनता के लॉजिक के भी बियॉन्ड होता है। और जो गुरु भी विश्वास करता है उसका हमेशा उद्धार होता है। ये हमको किसने सिखाया? कार्बन ने, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कार्बन बोल रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखो हर बार जब एक मॉलिक्यूल आपको दिया रहेगा, इफ यू वांट टू डू एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ मेक द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स एंड सी व्हाट टू डू, है ना, कहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, कैसा होंगे, ये सारे कंसेप्ट करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, तो बहुत समय जाएगा। तो इसको किए बिना क्या मैं आपको शॉर्टकट दूं? बिना ये सब कंसेप्ट का क्या डायरेक्टली आप कर सकते हो? हाँ सर। यू वांट शॉर्ट? यस सर। सर हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निकल डेफिनेशन भी लिखा दो ना। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, बस। mixing of different orbitals to form new hybrid orbitals called as hybridization. उसी hybridization बोलते हैं। If you want, you can write down mixing of different orbitals, having different energies, mixing of different orbitals having different energies to form new hybrid orbitals, having same energy, सर एग्जांपल देना पड़े तो कार्बन CH4। सर अभी ना स्टोरी तो नहीं लिखनी पड़ेगी ना? नाउ नहीं ऐसा, इसका थ्योरी कुछ नहीं है जी।
इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, आपके बोर्ड में थ्योरी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, 11th के में नहीं आएगा। देयर इज नो थ्योरी ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक कांसेप्ट है, वो थ्योरी नहीं है। इसके ऊपर एप्लीकेशंस करते हैं डिफरेंट, बताऊंगा आपको इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। थ्योरी के अंदर ही पूछेगा, आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा ना 11th में, 12th में तो बोर्ड एग्जाम रहता है। 11th का अगर आप क्योंकि सीबीएसई वाले हैं तो यूनिट टेस्ट वगैरह क्वेश्चन पूछे तो दे विल आस्क व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सो एंड सो मॉलिक्यूल। दे विल नॉट आस्क व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, राइट शॉर्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें नहीं पूछेगा। कोई मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको गिनना पड़ेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, या जिस एटम को पूछा उस एटम का, ऑफ द एटम, सेंट्रल एटम में लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर ऑफ दैट एटम। जिस एटम का आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है उस एटम के ऊपर, उस एटम में कनेक्टेड कितने सिग्मा बॉन्ड है और उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर्स अवेलेबल है, ये दो चीजें गिन के हम बोल सकते हैं। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर if you get count as 2, then the hybridization will be sp। देखो 2 मतलब बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बोल रहा है 2 ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व है, इस हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो 2 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, जब भी आप स्टार्ट करेंगे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम s देन p देन d देन f, ये सीक्वेंस है ना sp-d-f। अब s में आप जानते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है, s में बस एक ही होता है, और p में 3 होते हैं, और d में 5 और f में 7 होते हैं। तो जब आपको देखो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम बोल रहे हैं तो कम से कम कितने ऑर्बिटल्स होना चाहिए मिक्सिंग होने के लिए? मिनिमम हाउ मेनी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड? 2 ऑर्बिटल्स रहे, कम से कम 2 रखा तो हम बनेंगे हाइब्रिड। तो 1 के लिए तो पॉसिबल नहीं है। 2 जब पूछेगा वो, अगर 2 ऑर्बिटल्स चाहिए आप, तो फिर सबसे आप शुरुआत हमेशा करेंगे s से। s में गए, एक ही मिला आपको, एक ही है s में। फिर आपने p के पास गए, p के पास 3 है, एक ही लेंगे आप, एक लिया आपने तो उसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 मतलब sp। अगर आपको 3 मिला उसका मतलब ये सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 का मतलब होता है वहां पर 3 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है। 3 कौन कौन से लेंगे? पहले s में जाएंगे, s लेंगे, एक s ले लिया, फिर 2 p अवेलेबल है कि आपके पास है? 2 p, एक p, 2 p ले लिया आपने, तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, एक s और 2 p। तो हम बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। If it is 4 then tell me the same logic, sp3 sp3 होगा। वेरी गुड। अगर 5 हो गए तो तो आपने एक s ले लिया, 3 p ले लिया, 4 ही हुए, और एक चाहिए, कहां से लेंगे? d से लेंगे, d। तो ये क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d। वेरी गुड, sp3d। अगर 6 हो गए तो sp3d2। d2। 7 हो गए तो sp3d3। 7 तक ही होते हैं। अब तक जितने मॉलिक्यूल्स हमको मिले हैं नेचर में मैक्सिमम 7 तक ही मिले हैं। इनका लोन पेयर और सिग्मा मिला के 7, उसके ऊपर अभी तक मॉलिक्यूल मिला नहीं। अगर होता तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर d4, फिर d5, है ना, फिर f1, f2, f3, पर अभी तक जितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं दोस्तों एग्जिस्ट इन द नेचर दे अप टू दिस ऑन। तो इतने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हमको बस पहचानना है कि ये जो मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसके लिए बस करना क्या है आपको बस गिनना है कि उसमें कितने लोन पेयर है, उस मॉलिक्यूल में नहीं, जिस एटम का पूछा उस मॉलिक्यूल में, उस एटम का कितना लोन पेयर है उसके ऊपर, और कितने सिग्मा बॉन्ड उसको अटैच्ड। अगर ये गिनती आपको पता है तो आप अपने आप हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। इज द पॉइंट क्लियर? Yes sir। आप कुछ एग्जांपल्स देखें। Yes sir। सी और गिवन CO2 पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कार्बन का। तो CO2 का स्ट्रक्चर क्या है?
ये CO2 का स्ट्रक्चर। बताओ कार्बन का यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन को अटैच्ड? 2 सिग्मा है, बिकॉज डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई पाई एक सिग्मा एक पाई। हमको पाई बॉन्ड गिनना नहीं है, नहीं है। हमको सिग्मा चाहिए। क्या कार्बन sir. के ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। नो नहीं है, 0। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया? एसपी 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी sp तो here carbon has sp hybridized। सर SO2। हाँ जी, लोन पेयर क्या रहते हैं? सूरज जी का प्रश्न है लोन पेयर क्या रहता है? गुड क्वेश्चन। सुनिए जिनको भी नहीं पता लोन पेयर क्या है। जैसे यहाँ पे SO2 मॉलिक्यूल है ना, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जी? बताइए। 6 सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 होंगे, क्योंकि सल्फर बिलोंग्स टू 16th ग्रुप और Yes, 16th sir. ग्रुप के हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा, यहाँ बनाया 2 बॉन्ड, यहाँ बनाया 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब ये जो बचा है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं लोन पेयर, उसको बोलते हैं लोन पेयर। 2 ही पेयर होते हैं मॉलिक्यूल में, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है इसको बॉन्ड पेयर, बिकॉज एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 4 बॉन्ड पेयर। हाँ। एक बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन। इज इट क्लियर सूरज? यस सर। तो अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताना, ठीक है। चलो दोनों का निकाल, सल्फर का भी निकालते हैं ऑक्सीजन का भी निकालते हैं। मैं यहाँ पे ABC करता हूँ, ABC। ये तीनों ABC एटम का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। एक ही बात करते हैं, A मतलब सल्फर। सल्फर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा सल्फर के पास? 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर है? 1 1 कितना हो गया टोटल? 3 3 3 मतलब sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब B और C दोनों सेम ही है ना? यस सर। B C दोनों सेम ही है। अब देखो ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 16 ग्रुप है ना? 16 यस सर। मतलब ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यस यस सर सर। 1 2 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है नहीं? और 4 रहेंगे। ये क्या है बेसिकली? लोन पेयर लोन पेयर। तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 कितने लोन पेयर्स है? 2 2 व्हाट इज टोटल? 3। 3 यस सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। This is CCl4. Tell me what is the hybridization of carbon? sp3 sp3 very good, because यस सर sp3 4 सिग्मा है, लोन पेयर एक भी नहीं है। नहीं है। sp3 hybridization।
What is the hybridization of sulfur in H2SO4? Sir, sp3. Yes, sir. sp3 sir. Correct. Yes, sir. What is the hybridization of phosphorus in PCl5? sp3d. Sp. 3d. सर Correct everyone? सर हाँ जी. सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर PCl5 देखो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17th आपको पीरियोडिक टेबल लर्न चाहिए. लास्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिक टेबल सभी को लर्न चाहिए. बेसिक शुड बी क्लियर. मैंने आपको सेंड किया था ना हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल का मेरा एक वीडियो. हाँ सर हाँ. तो फॉस्फोरस बिलोंग्स टू 15 ग्रुप. ठीक है ना. नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार. तो 15 ग्रुप के देखो ग्रुप नंबर से हमको ये समझता है कि उस एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स. तो आप कैसे निकालते हो? यू फाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप बोलते सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2,6 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में. तो सिंपल एटम का निकल जाएगा. पर बड़े बड़े एटम का एटॉमिक नंबर ही याद नहीं अपने. तो इसलिए मैं ग्रुप नंबर से निकालता हूँ. तो अगर कोई ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 13 ग्रुप का 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 14 ग्रुप का 4, 15 ग्रुप का 5, 16 ग्रुप का 6, 17 ग्रुप का 7, 18 ग्रुप का 8. ये टेक्निक है. वो ग्रुप नंबर से हम उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जान सकते हैं एटॉमिक नंबर जाने बिना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस जाने बिना. तो क्योंकि फॉस्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो मैंने बोला उसका आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 1 2 3 4 5 और 5 इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्ड बना लिया. अब उसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है. देयर इज नो लोन पेयर, नो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग. यस सर अब कितना सिग्मा है यहाँ पे टोटल? 5. 5 सिग्मा है. लोन पेयर एक भी नहीं है, 0. कुल मिला के 5 हो गए. 5 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? एक एस sp3d. एमपी sp3d करेक्ट. यस सर समझा यस सर. थैंक यू सर सर डाउट. सर ग्रुप 3 से 12 के फिर आउटर मोस्ट कैसे निकालेंगे? नहीं उसका हम नहीं निकालेंगे. ठीक है ना. क्योंकि वो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, पहली बात इवन 1 से लेके ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स है ना वो ये सब कंपाउंड्स बनाते नहीं है. दे ऑल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स है ना. दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बिकॉज़ मेटल्स है ना उसके अंदर. alkali metals, alkaline earth metals and then transition metals, they form ionic bonds. वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है. और हम जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वही होता है. ठीक है ना. उसलिए उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती. हम उससे उनके बारे में बोला नहीं है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अगर आपने गौर किया होगा. क्या प्रॉब्लम है सर? हमको समझ तो आ गया, सिग्मा गिन लेंगे, लोन पेयर गिन लेंगे, लिख देंगे. परंतु उससे पहले वाला एक स्टेप है. क्या? मैं आपको हर बार स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ है ना. यस सर. मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ मतलब मैं सब खाना वाना पका के दे रहा हूँ. बस कार है आप मस्त कार है. पर एग्जाम में खाना पका के नहीं देंगे आपको. कच्चा देंगे, कच्चा चावल, कच्चा दाल. खुद पकाना पड़े, खुद खाना पड़ेगा. उसका मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए. सर एक दो क्वेश्चन तो ना स्ट्रक्चर वैसे बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको बनाते आना चाहिए. अनलेस यू कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ, हाइब्रिडेशन निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो. क्या आप सभी को स्ट्रक्चर बनाते आता है खुद से? हाँ सर ट्राई कर सकते हैं. नहीं ट्राई नहीं करना है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर.
हम पढ़ने, इसलिए वो टेंशन मत लीजिए आप, हम पढ़ने वाले हैं।